हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदेकर्स लर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एपिसोड 3। इससे पहले हम इसकी 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था इसमें कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, उसके इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उसे ज़रूर चेक करें और उसको देखें। सो स्टार्टिंग विद दिस। अच्छा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। ठीक है, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कितने हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने केमिकल रिएक्शंस के टाइप है हमारे पास। वी हैव कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, वी हैव एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो टोटल हमारे पास 6 तरीके के यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस है। ओके, सो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा सारे सबके टाइप्स पढ़ेंगे। बाकी हम इस वाले को रिडॉक्स रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यस, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एंडोथर्मिक नाम से समझ में आ रहा है कुछ किसी भी चीज का अंदर आना, है ना। इन वर्ड यहाँ पे थोड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक मतलब किसी चीज का बाहर जाना, ठीक है। अब कौन सी चीज अंदर आ रही है, कौन सी चीज बाहर जा रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम एनर्जी दें, मतलब उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। अब वो एनर्जी हमारी क्या हो सकती है, हीट भी हो सकती है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि हर केस में हीट ही हो, हीट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इस तरीके की एनर्जी की फॉर्म भी हो सकती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है उसके लिए उसको बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और वो जो एनर्जी है वो हमारी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, अब दूसरी अगर हम बात करें वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन ऑन द अदर हैंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी इनटू द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फॉर यहाँ पे हमको फोटोग्राफ्स दी हुई हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हीट निकल रही है ना। ये जो एरोज हैं हमको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले केस में हीट निकल रही है, दैट मीन्स कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस वाले केस में हीट एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिएक्शन में यूज अप होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नाउ मूविंग टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि चीजों का कंबाइन होना, है ना। बिल्कुल, हमको साइंस में क्या करना होता है कि नाम से ही उसका मतलब निकालना होता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है चीजों को कंबाइन करना, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड रिएक्ट्स टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। कि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन की खासियत ये है कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, कि इसमें 2 या तो एलिमेंट्स हो या 2 कंपाउंड हो, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ये ए भी एक सिंगल प्रोडक्ट है, जबकि ए एक अलग एलिमेंट या कंपाउंड है और बी यहाँ पर एक अलग एलिमेंट या कंपाउंड है। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ अ कोल। जब कोल को बर्न करते हैं तो मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 की फॉर्मेशन होगी। तो CO2 ये एक सिंगल प्रोडक्ट है ना। जबकि यहाँ पर ये C यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो इससे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब ये जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है, वाटर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कंबाइन होने पे वाटर फॉर्म होता है, दैट इज
2O। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, हमने बैलेंसिंग की वीडियो देखी हुई है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब दोबारा से चेक करेंगे, हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, कोफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 हो गया, तो मैं इसको भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस भी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि दो हमारे पास एलिमेंट्स थे, इन दोनों ने रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। इसकी खासियत यही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट मी टेक द पेन फर्स्ट, वेट अ सेकेंड। यस, यहाँ पर क्विक लाइन। ओके, CaO क्या होता है? CaO होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होता है? CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेकेड लाइन बोलते हैं। जब भी हम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2O दैट इज वाटर में उसको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? CaOH होल ट्वाइस। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो फॉर्म हो रहा है। ओके, CaO को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं। अब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विक लाइन का साइंटिफिक नेम बताओ, तो हमको याद होना चाहिए क्विक लाइन को हम कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइन बोलते हैं। और स्लेकेड लाइन होता है CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक फैक्ट है जो हमको पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसमें हमको बताया हुआ है कि अ सोल्यूशन ऑफ स्लेकेड लाइम, कि स्लेकेड लाइम का सोल्यूशन जो होता है उसको हम अपने घर में वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, अपने वॉल्स को वाइट वॉशिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें क्या होता है, इसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं हम? CaOH होल ट्वाइस के सोल्यूशन को, ठीक है, यानी कि स्लेकेड लाइम के सोल्यूशन को हम अपने घर में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब ये जो CaOH होल ट्वाइस हमने जिसको रिएक्ट करा था, हमने वाटर में मिला के इसको घर पे वाइट वॉश किया। ओके, अब हमारे एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कर देती है, यानी कि वो स्लेकेड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। और रिएक्शन से फिर क्या होता है, यहाँ पे देखो CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमको CaCO3 मिलेगा। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो है लाइमस्टोन, और उसका साइंटिफिक नेम तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O की फॉर्मेशन होती है। अब आप कहोगे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है, यानी कि ये हमारी जो वॉल्स है उसको एक फिनिशिंग देगा, ठीक है, उस पर एक शाइनी लुक, उसको एक अच्छा फिनिशिंग लुक उसको देता है। तो इसलिए हम इसको जो है हमारी जो वॉल्स हैं हम उसको उससे पेंट करते हैं। और फिर क्या होता है, जब वॉल्स को हम पेंट कर देते हैं तो उसके बाद वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है? CaCO3 प्लस वाटर। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। हमको इन तीनों एलिमेंट्स के, इन तीनों कंपाउंड्स के साइंटिफिक नेम, इनका केमिकल फॉर्मूला और इनका कॉमन नेम, ये तीनों लर्न होने जरूरी है, क्योंकि हमको ये बोर्ड में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में। ओके, नेक्स्ट, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into 2 or more simpler substances। कि decomposition reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि जब 2 एलिमेंट्स साथ में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर एक कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा जो है हमारे सब्सटेंसेस वो फॉर्म होते हैं।
ओके, तो इन दोनों में तो हमको पूरा मेन डिफरेंस पता चल रहा है कि उसमें चीज़ों को कंबाइन करके, उसमें सब्सटेंसेस को कंबाइन करके हम सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक सिंगल कंपाउंड को अलग छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए बी, मतलब एक सिंगल कंपाउंड ए और बी में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl, NaCl क्या होता है, जो सॉल्ट हम खाते हैं, ओके, NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको मेनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक कैसे हैं ये वाली रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हमको हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, हमको एनर्जीज को क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, ताकि जो ये रिएक्शन है वो प्रोसीड हो, ठीक है। अब कोई भी कंपाउंड है वो खुद ब खुद तो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, हमको उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एनर्जी हम किस तरीके से दे सकते हैं, हम उसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। हम इन तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे कि लाइट जब हम देंगे तो कैसे जो है ब्रेक डाउन होता है, हीट देंगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कैसे ब्रेक डाउन होगा। हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। अब पहला एग्जांपल हीट में है, देखो FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, फेरिक ऑक्साइड की, यानी कि Fe2O3 की फॉर्मेशन होगी, SO2 और SO3 की फॉर्मेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये किस तरीके का रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हुआ है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर भी हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे CaCO3 दैट इज लाइमस्टोन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो उससे हमको क्विकलाइम मिलेगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों चीज़ों की हमको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जब हमने CaCO3 को हीट करा, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमको PbO मिलेगा प्लस 4NO2 एंड O2, हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ओके। तो ये भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। कैसे एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड था जो 2 या 2 से ज्यादा उनमें सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक हुआ, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम इसके वर्ड से इसका मतलब निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो, व्हाट डज द वर्ड मीन इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ओके। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज का टूटना। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक करेंगे। अब वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना। H2O हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन होगा जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उसके थ्रू, ठीक है। जो यहाँ पर नेगेटिव एंड होगा उस तरफ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिव रॉड होगी हमारी, वहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन, और जहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज है वहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगी, ओके। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो रहा है H2 में एंड O2 में, और हमको जो H2 है यानी कि हाइड्रोजन गैस है उसका अमाउंट डबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो अमाउंट है वो डबल मिलता है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में हम कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये भी ऑब्वियसली ये भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। AgCl, व्हाट इज AgCl? AgCl इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट यानी कि धूप में रख देते हैं तो वो Ag यानी कि सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, इन दोनों में ब्रेक डाउन हो जाती है, ओके। और AgBr दैट इज
सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे, इसको धूप में रख देते हैं तो Ag सिल्वर और ब्रोमाइन ये दोनों चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। अब इन दोनों रिएक्शन को हम यूज़ करके, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, है ना। ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है वो उसमें यही रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। यस, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, हमने इससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ओके, अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in this displacement reaction. For example, reaction of iron nails with copper sulfate solution. इस रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है हमारा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं Fe एंड CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। अब Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, देख देगा, कहेगा अब तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैंने तुम्हारे यहाँ पर मैंने कब्जा कर लिया और मैं SO4 के साथ अब मैं ही रहूँगा। ठीक है, तो ये आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा पावरफुल था, तो इसलिए इसने CuSO4 को उसके कंपाउंड से हटा दिया और ये खुद यहाँ पे आके बैठ गया, FeSO4 बन गया, यानी कि आयरन सल्फेट बन गया। और कॉपर, ये कॉपर अलग से यहाँ पे इसकी कॉपर की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा और इसके अंदर इस रिएक्शन में दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों इस रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल देखा आयरन नेल्स को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं, यहाँ पर ये आयरन नेल्स हैं जिनको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा हुआ है जो कि ब्लू है कलर में। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एक ब्राउनिश हमको ये कोटिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हुई है। ओके, नेक्स्ट, अब ये कुछ और एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, यहाँ पे इनको हम देख लेते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, Zn that is zinc when reacting with CuSO4 giving ZnSO4 plus Cu. हमको पता है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप बोलोगे कि हम कैसे याद रखें कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक वही अपनी दादागिरी दिखाएगा, बोलेगा कि कॉपर मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं तुम्हारी जगह पर आके बैठ जाऊंगा और तुम मुझे कुछ नहीं कह पाओगे। तो जिंक क्योंकि ज़्यादा पावरफुल था तो ये कॉपर की जगह पे आके बैठ गया और ये यहाँ पर इसने यहाँ पे जिंक सल्फेट की इसने फॉर्मेशन करी, और जो कॉपर है उसने इसको अलग से लात मार के इसको भगा दिया, क्या है कि तुम जाओ। नाउ Pb, व्हाट इज दिस Pb? Pb इज लीड। अब ये जो लेड है ये CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये लीड क्लोराइड फॉर्म करेगा एंड कॉपर फॉर्म करेगा। अगेन Pb दैट इज लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो लेड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसीलिए ये भी बोलेगा, अपनी दादागिरी दिखा के कहेगा कि कॉपर तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे Pb इसके साथ आ जाएगा, Cl2 के साथ आ जाएगा। तो ये थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने आपको बताया था ये रिएक्टिविटी सीरीज है कि हम कैसे याद रखें कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? K स्टैंड फॉर पोटेशियम, ओके, Na दैट इज सोडियम, कैल्शियम के लिए होता है Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, जिंक के लिए Zn, और Fe होता है आयरन के लिए, Pb होता है लीड के लिए, और हाइड्रोजन के लिए होता है H, कॉपर के लिए Cu, मरकरी के लिए Hg, एंड सिल्वर के लिए Ag, एंड गोल्ड के लिए Au। इन सब के सिंबल्स हैं, हमको सिंबल्स याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है कि ये जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड गोल्ड सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखो, इसको लर्न करने की ट्रिक देखो। केदारनाथ, केदार मतलब के को रेफर करेगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यहाँ पे प्लैटिनम भी आता है, तो वो यहाँ पे हमको बुक में नहीं दिया हुआ था तो मैंने भी नहीं लिखा। तो इसको लर्न करने की सिंपल सी ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका।
बस ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रखो। अब जैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो आपको तभी फट से याद आ जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन उसके लिए हमको सबके सिम्बल्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारा खेल सिम्बल्स पे है। तो आपको सिम्बल्स लर्न होंगे तो आप इसको तभी से पता कर लोगे। तो ये पोटेशियम के लिए होता है के, और इससे हमने लर्न कर लिया के स्टैंड फॉर केदार एंड एन ए फॉर नाथ, सी ए फॉर केदारनाथ का, माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ओके, इनको लर्न कर लेना है कि रिएक्टिविटी सीरीज हमको, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए, अब ये लास्ट रहता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने और डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी पढ़ लिया। अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चीज़ें यहाँ पर भी डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, लेकिन वो 2 बार होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर 2 कंपाउंड्स रिएक्ट एंड पॉजिटिव आयन दैट इज केटाइन, हमको पता है कि पॉजिटिव आयंस को हम केटाइंस बोलते हैं, और नेगेटिव जो आयंस होते हैं हम उनको एनाइंस बोलते हैं। ये हम 9th में भी पढ़ के आए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव आयन, यहाँ पर हमको पता है कि हमेशा ये बात भी ध्यान रखो कि हमेशा किसी भी केमिकल फॉर्मूले में हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखा होगा और नेगेटिव आयन पीछे लिखा होगा। जैसे कि Na जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए हमने इसको आगे लिखा है, कैटाइंस हमेशा आगे आएंगे, एनाइंस हमेशा पीछे आएंगे। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो दूसरे वाले एनाइन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो बेरियम है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये दूसरे वाले नेगेटिवली चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल ये होता है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है ना, कि ये वाला इसके पास भागेगा और ये वाला इसके पास भागेगा। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिवली जो चार्ज होता है वही आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे, ये तो हमको बहुत पहले से पता है। तो यहाँ पर Na2 यानी कि जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम किसके पास जाएगा, सोडियम जाएगा Cl के पास, तो ये बना लेगा NaCl। ओके, और ये बेरियम है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो दूसरे वाले के नेगेटिव के पास जाएगा, दैट इज SO4 दैट इज सल्फेट, तो ये बन जाएगा BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे फॉर्म कर लिया है। ये बहुत इजी है और हम हर कोई इसको सॉल्व कर सकता है, ये हमने बुक से लिया हुआ है एग्जाम्पल, और इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पे भी आते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो हमसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान दो, कि वो हमसे पूछ लेगा कि बताओ कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। वो मतलब मैं आपको उसका एक क्वेश्चन की फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगी, इस वीडियो में मैंने स्लाइड ऐड नहीं की हुई है, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको एक बार थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेता है, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हो। यस, जैसे AB एक कंपाउंड है, ठीक है, AB इज अ कंपाउंड एंड XY इज अ कंपाउंड। ठीक है, वेयर A इज केटाइन, B इज एनाइन, जहां पर X केटाइन है और Y एनाइन है। केटाइंस और एनाइंस में याद रखो, केटाइंस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनाइंस हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर AB है, अब AB का जो पॉजिटिव है वो XY के नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, A Y के साथ जाएगा और B X के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा AY प्लस XY। अब इसके कुछ रिएक्शन के जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, MgCl2 एंड KOH। अब सपोज यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपको नहीं दिया हुआ है, आप इसको भूल जाओ और अब इनको बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे Mg पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा OH के साथ, यानी कि हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पे Cl2 ये नेगेटिवली चार्ज है और K जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, तो KCl बन जाएगा। वैसे ही HCl को जब हम NaOH के साथ मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो ये जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच होगा, सबसे पहले हम देखते हैं Na, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अभी किसके साथ जाने की कोशिश करेगा, ये जाने की कोशिश करेगा Cl के साथ, है ना, तो ये बन जाएगा NaCl, और ये हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास H बच गया और H और O बच गया, OH, सॉरी हाइड्रोजन है और OH है, तो इनसे क्या बन जाएगा, इनसे बन जाएगा H2O दैट इज वाटर। तो यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। वैसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमको, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस, दैट इज
लीड नाइट्रेट एंड KI. व्हाट इज दिस KI? दिस इज पोटेशियम आयोडाइड. ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमको पता है. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. अब नेगेटिवली चार्ज के लिए हम दूसरा पेन यूज करेंगे. सपोज हमने ब्लू कलर यूज करा, ये माइनस का है ना. माइनस का मतलब ये एनायन है और ये आयोडाइड भी एनायन है. अब कौन किसके पास जाने की कोशिश करेगा? ये PB है, ये इसके पास रह के बहुत परेशान हो गया, कह रहा है कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो ये दूसरे वाले घर में जाने की कोशिश करेगा, इस घर में आने की कोशिश करेगा. और ये क्या करेगा? इसको पता है इसकी हमेशा पॉजिटिव की और पॉजिटिव की नहीं बनती और नेगेटिव की नहीं बनती. ठीक है. पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा. ये बात याद रख लो, हमको मोस्टली हर जगह काम आती है. इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका कंसेप्ट है. ओके. तो यहाँ पे PB ये पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव से बनेगी लेकिन इससे नहीं बनती, तो कौन बचा? आयोडाइड बचा. तो ये बन जाएगा PbI2. ओके. हमने केमिकल फॉर्मूले पता है कैसे बनते हैं, तो वो आपको वहां से पता चल जाएंगे. मैंने इसके ऊपर भी आपको समझाया है लास्ट वीडियो में. ठीक है. ये NO3 होल ट्वाइस बच गया. अब ये हमारे पास NO3 बच गया, ये K के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा KNO3. और बाद में हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे. अब तो हम इतने परफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखी थी. ओके. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को बता देना. ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू.